बदलते समय के साथ, बढ़ती महंगाई के साथ लगातार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की आवश्यकता होती है। ऐसे में हर वर्ष वेतन में वृद्धि कैसे की जाए, या समय बदलने के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सशस्त्र बलों के जो लाभ हैं, उनके जो वेतन ढांचे हैं, उनमें किस प्रकार से परिवर्तन किया जाए कि चूंकि हर वर्ष तो यह संभव नहीं हो पाता, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है जिससे वो समयानुरूप आगे बढ़ते जाएं। दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम इन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, सशस्त्र बलों के वेतन ढांचे और पेंशन भोगियों को मिलने वाले लाभ, वेतन ढांचों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इन सभी के लिए केंद्रीय सरकार एक आयोग का गठन करता है जिसे कहा जाता है केंद्रीय वेतन आयोग। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ जो भी विषय हैं उनको मंजूरी दे दी है, जिन्हें हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। क्योंकि ये जो विचारार्थ विषय हैं, ये समय के अनुरूप कुछ खास मुद्दों को लेकर आप कह सकते हैं विश्लेषित किए जाते हैं, इन पर विचार किया जाता है। फिर ये आयोग केंद्र सरकार को सिफारिशें देता है कि इन इन आधारों पर वेतन भोगियों को इतने लाभ दिए जाने चाहिए, इनके वेतन ढांचे इस तरीके से निर्मित किए जाने चाहिए ताकि विभिन्न कर्मचारियों के वेतन में असमानता ना हो पाए। आज हम इसी वेतन आयोग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे कि इसका गठन कैसे होता है, इसकी संरचना क्या है और ये जो सिफारिशें, चूंकि हाल ही में इनकी सिफारिशों को या इनके विषयों को मंजूरी दे दी गई है, माफ कीजिएगा, इनके जो TOR है, जिन्हें हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, इनको मंजूरी दी गई है। अब यह आयोग कार्य करेगा और 12 से 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट देगा। उस आधार पर वेतन में वृद्धि की जाएगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहली बात कि ये जो आयोग है, ये इसके अंतर्गत जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात आई है, यह क्या है, यानी TOR क्या है। सबसे पहले जानिए, यह आयोग 18 महीनों के भीतर केंद्र को अपनी सिफारिशें सौंपेगा। और सरकार इस आयोग का गठन क्यों करती है? क्योंकि सरकार जानती है कि समय के अनुरूप वेतन में अलग अलग बदलाव देखने को मिलता है, समय के अनुरूप महंगाई में भी बदलाव आता है। ऐसे में सरकार ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी और यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और लाभों में बदलाव की सिफारिशें करता है। सबसे पहले समझते हैं कि चूंकि हमने खबर तो जान ही ली कि आखिर ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की जो घोषणा की गई या इनकी सिफारिशों की जो बात की गई, ये क्या है? टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बात की गई, इन्हें कहा जाता है मुख्य विचारार्थ विषय, यानी मेन TORs ऑफ सेंट्रल पे कमीशन, केंद्रीय वेतन आयोग की TOR। ये है क्या? ये है, इन्हें हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर समझेंगे। जैसे पहला है वेतन संरचना की समीक्षा। ये जो आयोग गठित हुआ है, यह आयोग वेतन संरचना की समीक्षा करता है। वेतन संरचना की समीक्षा, आखिर ये वेतन संरचना की समीक्षा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, यह कैसे करता है? तो इसमें कर्मचारी शामिल होते हैं, इसमें सशस्त्र बल शामिल होते हैं और इनमें पेंशन भोगी भी शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बल व पेंशन भोगी। केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बल, केंद्रीय कर्मचारी, या आप कह सकते हैं केंद्रीय कर्मचारी, सशस्त्र बल, पेंशन भोगी, सभी केंद्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये शामिल होते हैं। इनके ही अभी पिछले जितने भी वर्षों में क्या इन्हें देने की जरूरत है, आय में कितनी वृद्धि करने की जरूरत है, पेंशन में कितनी वृद्धि करने की जरूरत है, इस वेतन संरचना की ये समीक्षा करता है। साथ में न्यूनतम एवं अधिकतम वेतन के अनुपात को न्याय संगत करने की कोशिश करता है। ध्यान रखिएगा, वेतन आयोग अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में। दूसरा है महंगाई भत्ते का समायोजन। दूसरा ही कौन सा कार्य करता है? महंगाई भत्ते का समायोजन। महंगाई भत्ते का समायोजन, महंगाई भत्ते को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, DA। ठीक है, महंगाई भत्ते को कहा जाता है DA, यानी डियरनेस अलाउंस।
ठीक है। तो ये महंगाई भत्ते के समायोजन की बात। देखिए जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि देने की जरूरत है, इसकी गणना और वेतन में इसका समावेश करने की कोशिश करता है। तो यह सीए के आधार पर महंगाई भत्ते की गणना, ठीक है, सीपीआई के आधार पर डीए की गणना करता है, और वेतन में इसके समायोजन समायोजन की सिफारिशें करता है, ठीक है, क्योंकि समय के अनुरूप महंगाई बढ़ जाती है। इसकी तीसरी हम सिफारिशों की बात करें तो यह भत्तों और या विभिन्न भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा करता है। तो तीसरी चीज लिखिए, विभिन्न भत्तों व सुविधाओं की सिफारिशें। सेंट्रल कर्मचारी है, किसी भी राज्य में इसकी पोस्टिंग की जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए आवास आदि की भी जरूरत पड़ती है। सेंट्रल कर्मचारी है, चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा एचआरए, टीए, सीसीए, आरए, विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं, विभिन्न प्रकार के जो भत्ते हैं, इनकी भी समीक्षा करता है। ये भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल होता है। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के लाभ क्या क्या है, इसकी भी समीक्षा करता है। ध्यान रखिएगा, सेवानिवृत्ति के लाभ जैसे जैसे जब सेवानिवृत्ति होती है तो क्या मिलती है, ग्रेचुइटी मिलती है ना, ग्रेचुइटी के साथ साथ पेंशन मिलती है। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलते हैं। तो इन सभी के बारे में भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल, इन सभी को शामिल किया जाता है। फिर वेतन असमानताओं को दूर करने का प्रयास भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, वेतन असमानताओं को कम करने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। संरचनात्मक सुधार करने का कार्य भी किया जाता है। जैसे वेतन का जो स्ट्रक्चर है उसे सरल बनाया जा सके, पारदर्शी बनाया जा सके, एकीकृत किया जा सके, तो संरचनात्मक सुधार का भी कार्य यह करता है। संरचनात्मक सुधार में क्या क्या शामिल है, हमने अभी देखा कि वेतन सरल, इसकी प्रोसेस प्रक्रिया क्या हो, सरल हो, यह पारदर्शी हो, एकीकृत हो। ठीक है, अब जानते हैं आयोग की संरचना को कि जो केंद्रीय वेतन आयोग बना है, इसकी संरचना यानी इसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय आयोग की संरचना में न्यायिक, प्रशासनिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से लोग, न्यायिक, प्रशासनिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग शामिल किए जाते हैं। पृष्ठभूमि के लोग शामिल, इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, केंद्रीय वेतन आयोग में जो सबसे मुख्य सदस्य होता है वह होता है अध्यक्ष। ठीक है, वह कौन होता है, अध्यक्ष। ठीक है, अमूमन या कह सकते हैं सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया जाता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सामान्यतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया जाता है। ये आयोग का उद्देश्य क्या है? इस आयोग का उद्देश्य है केंद्रीय कर्मचारियों और हमने जिनके बारे में, पेंशनरों के बारे में बात की, इनकी वेतन संबंधी जो भी जरूरतें हैं, वेतन संबंधी जो भी विश्लेषण है वह करता है। आयोग को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके निश्चित अवधि के लिए गठित किया जाता है, और ये जो सिफारिशें हैं ये 18 से 24 माह के बीच ये दे देता है। तो एक और बात ध्यान रखिएगा, इसमें सदस्य भी शामिल है। सदस्य में कौन कौन है? 2 से 3 सदस्य मिल जाएंगे, प्रशासनिक, आर्थिक या वित्तीय क्षेत्र के। सचिवालय शामिल होता है। यह सचिवालय क्या करता है? यह मंत्रालय व विभाग के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके बीच समन्वय को स्थापित करने की कोशिश की जाती है सचिवालय के द्वारा। इसमें सदस्य सचिव भी शामिल होते हैं। ये सदस्य सचिव में कौन शामिल हो सकता है? सदस्य सचिव में ध्यान रखें, जो वित्त मंत्रालय है उस वित्त मंत्रालय के कोई प्रशासनिक अधिकारी इसके भीतर शामिल
होता है। ये सिफारिश है, चूंकि ये ध्यान रखिएगा कि वेतन आयोग जो केंद्रीय वेतन आयोग है वो हर 10 साल के लिए, हर 10 साल के अंतराल पर अपनी सिफारिशें देता है और इन सिफारिशों को ऐसे लागू किया जाता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसमें रिपोर्ट कब आएगी। ठीक है, ठीक है, और दूसरी बात कि यह कब लागू होगा। अगर बात करें कि यह कब लागू होगा, रिपोर्ट कब आएगी, सबसे पहले यही समझते हैं। रिपोर्ट आएगी वेतन वृद्धि, क्योंकि कब से लागू होनी है, 1 जनवरी से वेतन वृद्धि लागू होगी। वेतन वृद्धि लागू होगी 1 जनवरी से। 1 जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि लागू हो जाएगी। लेकिन जो रिपोर्ट आएगी वह कब आएगी, वह 8वां वेतन आयोग पे कमीशन रिपोर्ट देगा लगभग 12 से 18 महीनों में। 12 से 18 महीनों में, कई बार 24 महीने भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन सामान्यतः 12 से 18 महीने भी मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 12 से 18 महीनों में ये अंतिम सिफारिशें जो होंगी वो सरकार को सौंप दी जाएंगी। आयोग का मुख्य कार्य है देश की आर्थिक स्थिति को समझना, राजकोषीय विवेकशीलता की आवश्यकता को देखते हुए विकासात्मक व्यय को तय करना, साथ में कल्याणकारी लाभों के लिए देश की लागत को देखते हुए अपनी सिफारिशों को देना। तो इसी रिपोर्ट के माध्यम से ये सिफारिशें वेतन आयोग देता है। अब देखते हैं कि ये सिफारिशें कब लागू होंगी। ठीक है, ये सिफारिशें लागू होंगी, हमने देखा कि कब, 1 जनवरी 2026 से। तो सेंट्रल पे कमीशन की सिफारिशों को अभी हमने लिखा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब 8वीं पे कमीशन के तहत जो वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी होगी उसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। चूंकि रिपोर्ट की सिफारिशें आने में टाइम लगेगी, तो जो समय बचेगा, जो समय पीछे छूट गया है, बकाया राशि का भुगतान अंतिम रूप से किया जाएगा। क्योंकि समय लगेगा, तो जो बकाया राशि है, बकाया राशि का भुगतान अंतिम रूप से किया जाएगा, अंतिम रूप से किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक और बात इसमें आपको नोट कर लेना है कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोग की जो सिफारिश है वह 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। ठीक है, तो एक हेडिंग डाल लीजिएगा, 7th पे कमीशन। 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी और इसे पूर्व व्यापी रूप से लागू किया गया था। इसे पूर्व व्यापी रूप से लागू किया गया था। तो ये था हमारा 8वां पे कमीशन, इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, संरचना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस कि आखिर पे कमीशन क्या करता है। ठीक है, अब आज के सेशन का प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, केंद्रीय वेतन आयोग किसके द्वारा गठित किया जाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी वित्त आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।